हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक एम करियर इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ डॉक्टर वेद प्रकाश MBBS MD एम्स भोपाल। बच्चों, आप लोगों को एम सारथी नीट 2024 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया इस बैच को, वो बच्चे ज्वाइन कर लीजिए और आप अपने आगे डॉक्टर लगाने का सपना पूरा कीजिए। ठीक है बच्चों, मैं बात कर रहा हूं, मैंने कल लेक्चर फर्स्ट में बात की थी 11 की फिजिक्स में। 11 की जो फिजिक्स है वो लेक्चर फर्स्ट है, यूनिट एंड डायमेंशन में मैंने लेक्चर फर्स्ट में बात की थी फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बच्चों। ठीक है, अब हम लेक्चर सेकंड में बात कर रहे हैं ड्राइव क्वांटिटी के बारे में। फंडामेंटल क्वांटिटी बच्चों मैंने आप लोगों को डीप में पढ़ा दिया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है और फंडामेंटल क्वांटिटी के आगे कितनी क्वांटिटी आती है, फंडामेंटल क्वांटिटी कितना क्या शो करती है, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया था बच्चों। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों ड्राइव क्वांटिटी के बारे में। फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी के बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था 3 क्वांटिटी होती हैं। पहली क्या बताई थी, फंडामेंटल होती है, दूसरी क्या होती है, ड्राइव्ड होती है, तीसरी क्या होती है, सप्लीमेंट्री होती है। तो उसमें से पहले मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में आप लोगों को बता दिया था। अब मैं दूसरी क्वांटिटी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती है, मैंने सबसे पहले बोला ड्राइव क्वांटिटीज। तो आप लोगों के ब्रेन में वर्ड्स मतलब कि क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए, ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है, ये ड्राइव क्वांटिटी क्या क्या शो करती है, ड्राइव क्वांटिटी के अंदर कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटी होती है जो डायमेंशन शो करती हैं, कौन कौन सी ऐसी होती है डायमेंशन लेस होती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज में क्या होते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज में कौन कौन सी क्वांटिटीज के कितने एंगल होते हैं, ये सब आप दोनों के दिमाग में चलना चाहिए। मैंने अगर ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में बोला है तो आप लोगों को ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन उठने चाहिए ब्रेन में। ठीक है बच्चों, अब मैं बताऊंगा आप लोगों को ड्राइव क्वांटिटीज होती क्या है। ठीक है, जो ड्राइव क्वांटिटीज होती है, सब जो ड्राइव क्वांटिटीज होती है यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे क्या करे, डिपेंड करे या उस पे एक्सप्रेस करे। ठीक है, या उस पे ड्राइव्ड करे, कुछ भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटीज पे या एलिमेंट्री क्वांटिटीज पे ड्राइव करे या फिर एक्सप्रेस करे या फिर डिपेंड करे। क्या करे, ड्राइव करे, एक्सप्रेस करे या फिर डिपेंड करे। इसी को क्या बोलते हैं हम, ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव का मतलब क्या होता है, ड्राइव का मतलब होता है यानी कि उस पर निर्भर हो जाना, सीधी। मतलब कि फंडामेंटल में क्या था, फंडामेंटल एक ऐसी क्वांटिटीज थी जो किसी भी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं कर रही थी। ठीक है, लेकिन ड्राइव क्वांटिटीज क्या है, खुद फंडामेंटल पे डिपेंड कर रही है। आप लोगों को सोच कर ना मतलब कि थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर ने बोला था फर्स्ट लेक्चर में कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन जो ड्राइव क्वांटिटीज होती है वो फंडामेंटल पे कैसे डिपेंड कर रही है। तो बच्चों इसका रीजन ये है, मैंने क्या बोला था आपसे कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज का होता है ना सेंटर पॉइंट, वो क्या होता है, अदर क्वांटिटी से बड़ा होता है। ठीक है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो सेंटर पॉइंट होता है बच्चों वो अदर क्वांटिटी से बड़ा होता है। ठीक है, और जो ड्राइव क्वांटिटीज का जो सेंटर पॉइंट होता है वो छोटा होता है फंडामेंटल की क्वांटिटी से। अब समझ में आया। हाँ, मैंने कल क्या बताया था लेक्चर फर्स्ट में, फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेंटर पॉइंट बड़ा होता है अगर कोई भी क्वांटिटीज उसके पास आए या उसके सेंटर पे वो इजी तरह से एक्सप्रेस हो जाएगी उसके सेंटर पे। लेकिन अगर कोई फंडामेंटल क्वांटिटीज किसी दूसरी क्वांटिटीज के पास जाए तो वो एक्सप्रेस नहीं हो पाती है, क्योंकि जो दूसरी क्वांटिटीज होती है ना बच्चों उसका बहुत सेंटर पॉइंट ना बहुत छोटा होता है। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन ये है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उसकी जो डायमेंशंस होती है वो क्या होती है, डायमेंशन 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, मे बी 2 भी हो सकती है, मे बी 3 भी हो सकती है। लेकिन जो परफेक्टली जो वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। लेकिन जो ड्राइव क्वांटिटीज की जो डायमेंशन होती है वो ओनली जो फिक्स वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। 1 कभी भी 0 नहीं होती है। ये बात हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। ठीक है ना बच्चों, अब समझ में आ गया ना रीजन क्या है, फंडामेंटल क्यों डिपेंड नहीं करती है अदर क्वांटिटीज पे, क्योंकि सबसे पहले उसका सेंटर पॉइंट लार्ज होता है। अगर दूसरी क्वांटिटीज पे जाएगी तो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी। दूसरा रीजन क्या है,
दूसरा रीजन ये है जो फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती है उसके जो डायमेंशन होता है वो 0 होता है, ठीक है। 1 भी हो सकता है, मे बी 1 भी हो सकता है, मे बी 2 भी हो सकता है, मे बी 3 भी हो सकता है। 2 रीजन पता चल गए क्यों नहीं होती है। अब हम बात करते हैं ड्राइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज पे क्यों डिपेंड करती है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, दूसरे पे ड्राइव क्वांटिटीज में सुनना पहला पॉइंट, ठीक है ना। जो ड्राइव क्वांटिटीज होती है वो कभी 0 नहीं होती है। 0 क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसका जो सेंटर पॉइंट होता है बहुत छोटा होता है। कोई भी चीज अगर छोटी से बड़े चीज में अगर एक्सप्रेस करे तो इजी तरह से एक्सप्रेस हो जाएगी वो चीज। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो ये क्या है, मान लो ये पेंसिल है, ठीक है ना, ये पेंसिल है, पेंसिल है, ठीक है। अगर हम इसको अगर हम ऐसे हाथ में रखें, ठीक है ना, ऐसे हाथ में रखें तो ये क्या हो गई, देखो इस पे एक्सप्रेस हो गए ना, एक्सप्रेस हो गई ना, इस पे एक्सप्रेस हो गई इसी तरह से, ठीक है ना। ये क्या है, ड्राइव क्वांटिटीज, मतलब कि ये पेंसिल क्या है, ड्राइव क्वांटिटीज, और ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसका जो सेंटर पॉइंट है बहुत बड़ा है, दिख रहा होगा ना, देखो ये इजी तरह से दिख रहा होगा ना, ये बहुत बड़ा है, लेकिन ये क्या है, इसका सेंटर पॉइंट क्या है, ये बहुत छोटा है। लेकिन अगर हम मान लो अगर इसको अगर हम इस पे एक्सप्रेस करें तो ये तो नीचे गिर जाएगी ना, ये तो नीचे गिर जाएगी ना। फंडामेंटल सेंटर पॉइंट बड़ा होता है तो उसका वेट भी ज्यादा होगा। अगर मान लो हम इसको ऐसे रखेंगे ऐसे तो ये तो नीचे गिर जाएगी ना, गिर जाएंगे ना। अब पता चला ना जो सेंटर पॉइंट बड़ा क्यों हो रहा है फंडामेंटल का कंपेरिजन टू ड्राइव क्वांटिटीज, ठीक है ना। क्योंकि ड्राइव क्वांटिटीज कभी भी 0 नहीं होती है, पहला पॉइंट। ड्राइव क्वांटिटीज होती है उसकी जो वैल्यू होती है फिक्स होती है, कितनी होती है, 1 होती है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या है, जो ड्राइव क्वांटिटीज होती है बच्चों, ड्राइव क्वांटिटीज का जो सेंटर पॉइंट होता है ना बहुत छोटा होता है, इसलिए कोई भी छोटी चीज बड़ी चीज पे इजी तरह से एक्सप्रेस हो जाती है, ठीक है ना, इसलिए उसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर दूसरा, ठीक है ना। मैंने ड्राइव क्वांटिटीज में 3 पॉइंट बता दिए। पहला तो बच्चों समझ में आ गया ना ड्राइव क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। इजी तरह से समझ में आएगा, टेंशन मत लो। हम लोग नीट में 180 में से 180 मारेंगे फिजिक्स में। एनटीए की इतनी औकात नहीं है कि वो बाहर से क्वेश्चन देगा। आईआईटी के अगर आईआईटी का भी देगा ना बच्चों तो वो भी फोड़ देंगे, आईआईटी भी। नीट देने के बाद आईआईटी का पेपर भी सॉल्व करना फिजिक्स का, देखेंगे कितना आईआईटी का लेवल आता है। हम लोग इतना डीप में जाके पढ़ेंगे ना, हर सब्जेक्ट हर चैप्टर, ठीक है ना। इक्वल वेटेज देना है हर चीज का, हर चैप्टर को इक्वल वेटेज देना, हर चीज डीप में पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है ना। हम लोग आईआईटी लेवल तक ही जाना है। नीट में आईआईटी से थोड़ा कम आता है लेकिन हम लोग वहां तक जाएंगे, आईआईटी लेवल तक जाएंगे। कोई हमसे ये ना बोल पाए भाई तुम तो नीट में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तुम आईआईटी का पेपर सॉल्व करके देखो तो हम सॉल्व कर देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसलिए हम लोगों को हर चैप्टर में डीप में पढ़ना है। हम लोगों को 180 में से 180 फोड़ना है, चाहे एनटीए कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना बना दे, हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना बच्चों। हाँ, अब फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में आप लोगों को पता चल गया हो ना, क्यों रीजन क्या होते हैं, रीजन तो पता चल गया ना। हाँ वेरी गुड, ठीक है ना। मान लो अगर मान लो फॉर द एग्जाम्पल, मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लू बबल्स का, ठीक है ना, बबल्स का एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है ना। अगर मान लो ए है फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेंटर पॉइंट, ठीक है ना, ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेंटर पॉइंट बच्चों ये। और ये क्या है, ड्राइव क्वांटिटी का सेंटर पॉइंट ये। अब बच्चों आप लोग ही सोचो, ठीक है ना। एक क्या है फंडामेंटल का, कितना बड़ा हुआ है सेंटर पॉइंट इसका। एक क्या है ड्राइव क्वांटिटीज का सेंटर पॉइंट, कितना स्मॉल सेंटर पॉइंट है। अगर ये बताओ, अगर बच्चों हम इसको इस पे एक्सप्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, इस पे एक्सप्रेस हो जाएगा। सोचो, एक दिमाग सोचो, अगर हम कोई बड़ी चीज कोई छोटी चीज पे अगर हम एक्सप्रेस करें तो एक्सप्रेस हो जाएगी, नहीं होगी, पॉसिबल ही नहीं है, एक्सप्रेस हो जाएगी। जो बोलेगा पॉसिबल है वो सबसे बड़ा मूर्ख है, पहली बात तो, ठीक है ना। कोई भी बड़ी चीज छोटी चीज पे एक्सप्रेस नहीं होती है, ठीक है ना। हाँ, अगर हम छोटी चीज अगर एक्सप्रेस करें बड़ी चीज पे तो एक्सप्रेस बहुत इजी तरह से हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसका सेंटर पॉइंट बहुत छोटा है और इसका सेंटर पॉइंट बहुत बड़ा है,
ठीक है ना, इसीलिए इसकी इजी तरह से क्या हो जाएगी, एक्सप्रेस हो जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था एक एग्जांपल, एक क्या है पेंसिल है, ठीक है ना, ये क्या है मतलब एक मतलब डोर है, ठीक है ना, ये डोर है इसमें रखने के लिए, ठीक है। एक क्या है ड्राइव क्वांटिटीज है, एक क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इसका सेंटर पॉइंट देखो कितना बड़ा है, इसका सेंटर पॉइंट देखो कितना छोटा है। अगर मालूम इस पे अगर एक्सप्रेस करें तो एक्सप्रेस हो जाएगी ना, देखो एक्सप्रेस हो गई, ठीक है ना। अगर हम इसको उल्टा करके अगर हम फंडामेंटल को ड्राइव क्वांटिटीज पे एक्सप्रेस करें तो एक्सप्रेस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसका सेंटर पॉइंट क्या है, बहुत बड़ा है ना, हाँ, इसीलिए एक्सप्रेस नहीं होगी। दोनों की हमेशा ध्यान रखना, कभी भी फंडामेंटल का एक्सप्रेस नहीं होगी ड्राइव पे, लेकिन ड्राइव एक्सप्रेस हो जाएगी फंडामेंटल की। रीजन मैंने बताया था, रीजन अभी मैंने बताए हैं, तीनों रीजन, दोनों के डिफरेंस बताए हैं, क्यों एक्सप्रेस होगी क्यों एक्सप्रेस नहीं होगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ड्राइव क्वांटिटीज में एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है ना। मालूम एग्जांपल ले लेते हैं स्पीड का, ठीक है ना, स्पीड का एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है ना। तो स्पीड इक्वल टू क्या होती है बच्चों, स्पीड इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक क्या है ड्राइव क्वांटिटीज का एग्जांपल होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है ये जो नीट 2021 में आया था, नीट 2022 में आया था, 2 साल से आ रहा है, 2 साल से आ रहा है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक क्वेश्चन ये पूछता है जो ड्राइव क्वांटिटीज का वो एग्जांपल क्या होता है। सबसे पहले ए वैल्यू नहीं दी होती है, ये वैल्यू नहीं दी होती, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ये टिपिकल फॉर्म में होती है, मतलब ये फॉर्मूला बेस पे होती है वैल्यू, ठीक है ना। दी क्या होती है, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, ठीक है ना, बोथ 1 और 2, 1 या थर्ड, नन ऑफ दीज। तो क्या होगा 1 और थर्ड, स्पीड और मोमेंटम। दोनों जो एग्जाम्पल होते हैं वो किसके होते हैं, इसके ड्राइव क्वांटिटीज के, ड्राइव क्वांटिटीज के दोनों एग्जांपल होते हैं स्पीड और मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, v इक्वल टू mb, ठीक है ना, p इक्वल टू mb। अगर मान लो हम इसको m को ले, मास को ले तो क्या हो जाएगा, अगर हम बच्चों इस मास को लेते हैं, ठीक है ना, अगर हम मास को लेते हैं, मास को अकेला मास को लेते हैं तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बच्चों अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, अगर हमने अकेला यहां से ओनली मास को हटाया है, तो अगर हमने लिख दिया मास इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, अगर हम टाइम ले रहे हैं तो क्या होगा, होता है ड्राइव क्वांटिटी। इसमें अगर कोई भी चीज डिस्प्लेस हो रही है कितने टाइम में, उसी का ये मास के टर्म में फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला है, अगर बच्चों आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा, सर मास इक्वल टू तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चों मैं क्या पढ़ रहा हूं, ड्राइव क्वांटिटीज पढ़ रहा हूं। ड्राइव क्वांटिटीज में अगर मोमेंटम का फॉर्मूला देगा, p इक्वल टू mb होता है। m क्या होता है, मास होता है, b होती है वेलोसिटी, p क्या होती है, मोमेंटम। p क्या होता है बच्चों, मोमेंटम। अगर मान लो अगर हमने इस मास को कट किया, ठीक है ना, अगर मान लो हमने इतने मास को कट किया और हमने यहाँ पे अलग से निकाला, तो इस पे क्या होता है, मास को अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो, अगर उसका मास हो, ठीक है ना, तो वो कितने टाइम में डिस्प्लेस हुआ, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। यानी कि ड्राइव क्वांटिटीज में अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ड्राइव क्वांटिटीज में कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो अगर मैं उसके मास के टर्म में अगर फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या बनता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना डिस्प्लेस हुआ है, उसी को क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी कि मास के टर्म में फॉर्मूला बन जाता है। यानी कि दूसरा मान लो, अगर दूसरा तुम लोगों को समझना है, मान लो अगर दूसरा पॉइंट है, मैंने अभी क्या बताया था,
जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उसका सेंटर पॉइंट बड़ा होता है, जो ड्राइव क्वांटिटीज का सेंटर पॉइंट बहुत छोटा होता है। अगर कोई भी चीज, मान लो अगर कोई भी चीज बड़े पे जाए, बड़े सेंटर पॉइंट पे, यानी कि इस पे कोई भी चीज इस बड़े सेंटर पे जाए, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन, इसकी सेकंड पोजीशन है, ठीक है ना बच्चों। एक क्या है फंडामेंटल, एक क्या है ड्राइव है, ठीक है ना। लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होना बच्चों, मैं लिख रहा हूं, ठीक है। एक क्या बच्चों ड्राइव है, ठीक है ना, ड्राइव्ड है, ठीक है ना। अगर मान लो कोई भी छोटी चीज अगर बड़े चीज पे जी है तो यहां से डिस्प्लेस हुई ना। अगर यहां से इस पोजीशन, सेकंड पोजीशन से अगर फर्स्ट पोजीशन पे गई है तो डिस्प्लेस हुई ना, डिस्प्लेस होके गई है ना, कोई हवा में दौड़ के गई नहीं है, यहां से होकर गायब हो गई, यहां पे आ गई, ऐसा तो नहीं है ना, डिस्प्लेस होकर गई है ना। कोई भी छोटी चीज यहां बड़े पे गई है तो कोई डिस्प्लेस होकर गई हो ना, डिस्प्लेस होकर गई होगी ना, कोई हवा में तो गई नहीं होगी कि यहां से आई छुमंतर गायब हो गए यहां पे आ गई, ऐसा तो होगा नहीं ना। हाँ होगा भी नहीं, ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, डिस्प्लेस होके ही जाती है। यहाँ पे कोई भी चीज, मान लो इसका मास क्या है, अगर इसका सेंटर पॉइंट कम है तो इसका मास कम होगा, इसका सेंटर पॉइंट ज्यादा है तो इसका मास ज्यादा होगा, ठीक है ना। अगर कोई भी चीज, ठीक है ना, छोटे से बड़े पे जाती है तो यहाँ से जो मतलब जो सेकंड जो है, जो सेकंड नंबर पे क्या है ड्राइव क्वांटिटीज, फर्स्ट नंबर पे क्या है, ये क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगर कोई ड्राइव क्वांटिटीज फंडामेंटल पे जाती है तो सेकंड पॉइंट से डिस्प्लेस कहां पे हुई, फर्स्ट पॉइंट पे, किस पे, यहां पे सेंटर पे डिस्प्लेस हुई है, ठीक है ना। यानी कि सेकंड पॉइंट से डिस्प्लेस हुई है, एक्सप्रेस कहां पे हुई है, सेंटर पे जाके क्या हुई है, एक्सप्रेस हुई है। वही है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमने एक मास के टर्म में निकाला, किसके मास के टर्म में निकाला, ड्राइव क्वांटिटीज के मास के टर्म में निकाला हमने, ठीक है ना। ड्राइव क्वांटिटीज के मास के टर्म में निकाला है। मैंने एग्जांपल लिया था मोमेंटम का, P इक्वल टू mb। P क्या होता है मोमेंटम, m का होता है मास, v क्या होती है वेलोसिटी, ठीक है ना। अगर हमने मास को निकाला, देखो अगर हम किसी भी क्वांटिटीज की वेलोसिटी अगर नापने जाए तो हम नाप नहीं सकते, नाप क्या सकते हैं, मास नाप सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने मास को कट किया, मास को हमने निकाला, एक फॉर्मूला हमने टर्न किया। हमने सबसे पहले दो ऑब्जेक्ट को देखा, एक का सेंटर पॉइंट बड़ा है, दूसरे का सेंटर पॉइंट कम है, ठीक है ना। तो हम पढ़ के आ रहे हैं ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज का सेंटर पॉइंट क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। अगर मान लो हमने इसका लिया ड्राइव क्वांटिटीज का, ठीक है, जो ड्राइव क्वांटिटीज होती है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है ना बच्चों, जो सेंटर पॉइंट होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। वो एक्सप्रेस कहां पे होगा, बड़े सेंटर पॉइंट पे, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज के सेंटर पॉइंट पे एक्सप्रेस हुआ। तो क्या चीज सेकंड पोजीशन से क्या हुआ, ये डिस्प्लेस हुआ। एक्सप्रेस कब हुआ, कहां पे हुआ, फर्स्ट पोजीशन के सेंटर पॉइंट पे, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के सेंटर पॉइंट पे जाकर एक्सप्रेस हुआ। कौन है, ड्राइव क्वांटिटीज, ठीक है ना। ड्राइव क्वांटिटीज में जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है एक्सप्रेस कहां पे हुई, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे के सेंटर पॉइंट पे। इसलिए ये जब एक्सप्रेस हुई तो डिस्प्लेस हुई, सेकंड पोजीशन से डिस्प्लेस हुई कहां पे, फर्स्ट पोजीशन के सेंटर पॉइंट पे जाके एक्सप्रेस हुई। तो जब डिस्प्लेस हुई तो कुछ टाइम लगा होगा ना, जैसे कि हम कोई भी चीज को हम डिस्प्लेस करते हैं, हम फॉर द एग्जांपल ले लेते हैं, हम चेयर ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम किसी भी चेयर पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, वो डिस्प्लेस हुई तो कुछ टाइम में डिस्प्लेस होगी ना। मान लो हम कोई रैक ले लेते हैं, बड़ी रैक ले लेते हैं, गोदरेज ले लेते हैं, जिसमें हम कपड़े मपड़े रखते हैं, फोर्थ एग्जांपल वही रख लेते हैं ना, कपड़े मपड़े रखते हैं, अपने ब्लेजर मलेजर रखते हैं, ठीक है ना। उसमें कुछ और मतलब कि कुछ और चीजें रखते हैं, कुछ पर्सनल चीजें रखते हैं जो बता भी नहीं सकते ना। हाँ, अगर हम उसमें मान लो अगर हम डिस्प्लेस करें, उसको डिस्प्लेस करें तो कुछ टाइम बाद डिस्प्लेस होगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई हम भीम की तरह हैं, यहाँ पर हम मान लो कि बलराम की तरह हैं, हमने हाथ लगाया और निकल ली वो। हम उस पर पहले क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना। पर फोर्स लगाकर फिर थोड़ी देर तक वो क्या होगी, थोड़े टाइम में डिस्प्लेस होगी वहां से, ठीक है ना। तो कुछ टाइम लगाना, अगर 1 सेकंड लगा तो टाइम लगाना। हाँ, वही चीज ये है, यहां से सेकंड पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पे जो चीज डिस्प्लेस हुई तो कुछ टाइम लगाओ ना डिस्प्लेस के लिए। वही ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, मास के टर्म में फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी वेलोसिटी मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हमने वेलोसिटी के टर्म में कोई फॉर्मूला आता ही नहीं है। स्पीड के टर्म में फॉर्मूला आ सकता है, लेकिन वेलोसिटी के टर्म में कोई फॉर्मूला नहीं आ सकता है। डेंसिटी के फॉर्मूले में बता सकते हैं हम, लेकिन
वेलोसिटी का फॉर्मूले में हम कोई भी ड्राइव क्वांटिटी हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को, अच्छे से समझ में आ गया होगा, रीजन भी पता चल गया होगा सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में मास में कैसे आया, ठीक है ना, मास में कैसे आएगा। अब तो रीजन पता चल गया होगा ना, क्योंकि बच्चों देखो जो छोटी क्वांटिटीज होती है बड़ी क्वांटिटी पे जब डिस्प्लेस होती है, जब सेंटर पे आके एक्सप्रेस हो जाती है तो कुछ टाइम लगा होगा ना, ठीक है ना। अगर हम कोई भी रैक को या गोदरेज को हम धक्का देते हैं तो जब डिस्प्लेस हुई होगी तो कुछ टाइम बाद डिस्प्लेस हुई ना, ऐसा तो नहीं है कि धक्का दिया तो हमें पावर एनर्जी एक्स्ट्रा पावर एनर्जी और तुरंत डिस्प्लेस हो गई, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो किसी में होता भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ अब समझ गए होंगे ना क्या होता है, ठीक है ना, समझ गए ना। हाँ वेरी गुड बच्चों। अब हम बात करते हैं इस ड्राइव क्वांटिटीज में कौन कौन से जो हम एग्जाम्पल को हम ले सकते हैं इसमें, ठीक है ना बच्चों। इसमें से कुछ तीन या चार एग्जाम्पल हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो एग्जाम में नीट के एग्जाम में हर बार आते हैं, ठीक है ना, वही हम बताएंगे आपको। देखो हम लोग सिलेक्टिव चीजें पढ़ाएंगे जिससे आप लोगों की टॉप रैंक से सिलेक्शन हो और अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने का सपना पूरा हो, पेरेंट्स का सपना पूरा हो, आपका सपना पूरा हो, आप, ठीक है ना। हम लोग हमेशा 24/7 आपका सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे, आपको कैसे चलना है, किस रास्ते पे जाना है, आपको अगर भटक रहे हो तो आपको सही रास्ते पे लेकर आना है, ठीक है ना। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है तो उन लोगों की काउंसलिंग भी हम ही लोग बताएंगे, क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट फैकल्टी डॉक्टर की टीम है, ठीक है ना, टॉप रैंकर है हम लोग, ठीक है ना। इसलिए हम लोगों को पता है कौन सा मेडिकल कॉलेज अच्छा है, कौन सा मेडिकल कॉलेज अच्छा नहीं है। इसलिए अगर आप लोगों को अगर काउंसलिंग कराना है तो हम काउंसलिंग के लिए अगर कोई सजेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आप लोगों को क्विक रिस्पॉन्स मिल जाएगा, कौन सा मेडिकल कॉलेज अच्छा है, किस मेडिकल कॉलेज में आप लोग जा सकते हैं। आप लोगों को अगर मेडिकल कॉलेज में पहुंच भी गए आप लोग, तब भी हमारा 24/7 पर्सनल सपोर्ट रहेगा आपके साथ। जब भी आप लोग मैसेज करेंगे, कोई परेशानी होगी, तब भी हम लोग खड़े रहेंगे आपके साथ। एम्स आरती नीट 2024 है जो आपके साथ खड़े रहेगी। अगर आप एमबीबीएस में सिलेक्टेड हो गए हो या नहीं हो गए हो, तब भी आपके साथ खड़ी रहेगी, ठीक है ना। इसलिए बच्चों आप लोग क्या करना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, क्योंकि सर को ज्यादा हर्ट ना हो, ठीक है ना। आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं 2-2 बजे रात को, तो आप लोग भी सोचिए ना कि सर को थोड़ा हार्ड ना हो। सर के लिए अगर लाइक सब्सक्राइब कर दे तो सर को भी थोड़ी खुशी होगी, ठीक है ना। हाँ देखो आप लोगों को इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, कोई भी प्लेटफॉर्म इतना अच्छा नहीं पढ़ाता है, इतना डीप में नहीं पढ़ाता है कोई भी प्लेटफॉर्म। और जो मैं हूँ, मैं तो एक एमडी हूँ, टॉप रैंकर हूँ, तो मेरी पीजी में टॉप 8 रैंक आई थी ऑल इंडिया में। तो मैं तो हर चीज़ मतलब कि फिजिक्स में इतनी डीप चीज़ जानता हूँ जो कोई भी ना जानता होगा। पीडब्ल्यू में इतने टीचर पढ़ाते हैं तो वो भी नहीं जानते होंगे इतने डीप में, ठीक है। अनअकैडमी भी पढ़ाती है, लेकिन वो भी यूनिट एंड डायमेंशन इतनी डीप में कोई नहीं पढ़ाता। उन्हें तो ये लगता है ना कि ये तो फालतू चैप्टर है, इससे तो एक आध क्वेश्चन आता है, बच्चे तो इस पे ध्यान देते नहीं है। लेकिन क्या क्या है ना बच्चों, इस पे कभी कभी 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप लोग, मैंने क्या बोला था आप लोगों को, हमको 180 में से 180 चाहिए। अगर जिस चैप्टर से एक क्वेश्चन आ रहा है तो उसको भी हम डीप में पढ़ेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो उसको भी हम डीप में पढ़ेंगे। अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, ठीक है ना, सीधी बात, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम ये नहीं करेंगे नहीं हमने वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हमने नहीं पढ़ा है। हम लोगों को आईआईटी लेवल तक ही जाना है, ठीक है ना। आईआईटी में अगर आईआईटी फोड़ देंगे हम लोग, पेपर फिजिक्स का आईआईटी फोड़ देंगे, ठीक है ना। इसलिए आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए, और जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग ज्वाइन करिए और अपने आगे डॉक्टर लगाने का सपना पूरा करिए आप लोग, ठीक है ना। और फिजिक्स में अच्छी रैंक हासिल करिए और तुरंत एम करियर इंस्टीट्यूट जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो एम सारथी बैच नीट 2024 को आप लोग ज्वाइन करिए, आवश्यक ज्वाइन करिए, ठीक है ना। आप लोगों ने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया होगा, अनअकैडमी ज्वाइन किया होगा, संकल्प ज्वाइन किया होगा, लेकिन इस बैच में जो एम सारथी नीट 2024 बैच है, ऐसा बैच आपको कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जो हर चैप्टर डीप में पढ़ाता है। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीप में नहीं जाता है, ठीक है ना। हम लोग इतना डीप में जाएंगे कि आप लोग सिलेक्शन होने के बाद ही आप लोग कहेंगे हाँ किसी ने फिजिक्स पढ़ाई है, किसी ने केमिस्ट्री पढ़ाई है, किसी ने बायोलॉजी पढ़ाई है सर ने। आप लोग हमेशा ध्यान रखोगे और अच्छे मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट होगे, जैसे एम्स हुआ, एएफएमसी हुआ,
ऐसे मेडिकल कॉलेज में आप लोगों को सिलेक्ट करवाऊंगा, ये हमारा प्रॉमिस है, हमारी टीम का प्रॉमिस है आपके लिए, ठीक है ना बच्चों। अब हम बात करते हैं ड्राइव क्वांटिटीज में। फर्स्ट तो मोमेंटम हो गया ना बच्चों। मोमेंटम में क्या है, P इक्वल टू mv। जैसे हम वेलोसिटी का में अगर हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो हम उसकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी में जो होता है बच्चों, जो वेलोसिटी की जो ड्राइव क्वांटिटीज होती है हम उसको फॉर्मूला बेस पर ड्राइव नहीं कर सकते हैं। जो उसकी जो वेलोसिटी की जो ड्राइव क्वांटिटीज होती है वो जीरो होती है, ठीक है ना बच्चों। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो ड्राइव क्वांटिटीज की जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। जो नीट 2024 और 2022 में आया था क्वेश्चन, हमेशा ध्यान रखना, याद लिख लेना, ठीक है ना। जो वेलोसिटी की जो ड्राइव क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। जो वेलोसिटी की जो ड्राइव क्वांटिटी होती है जो बच्चों क्या होती है, जीरो होती है, जीरो, ठीक है ना, जीरो होती है। लोगों मैं अच्छे से लिख रहा हूं, मतलब कि आप लोगों को थोड़ा ड्राइव क्वांटिटी ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, क्या होती है, जीरो होती है। ड्राइव क्वांटिटी ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू जीरो होती है। क्यों जीरो होती है, मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि जो वेलोसिटी की जो ड्राइव क्वांटिटीज होती है वो क्या होती है, उसके जो मास के कंपैरिजन में उसकी जो वैल्यू होती है बहुत कम होती है, ठीक है ना। मास की जो ड्राइव क्वांटिटीज की जो वैल्यू होती है वो होती है 35 kg के समथिंग, ठीक है ना, 35 kg के समथिंग होती है। जो ड्राइव क्वांटिटीज में जो मास की जो वैल्यू होती है वो होती है 35 kg के समथिंग होती है। इसलिए हम मास को एक फॉर्मूले के टर्म में ड्राइव करते हैं मोमेंटम के बेस पे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का मतलब ये होता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बड़े ऑब्जेक्ट पे जा रहा है तो डिस्प्लेस हुआ होगा ना, छोटा सा डिस्प्लेस हुआ होगा। मैंने आपको रैक का भी एग्जांपल दिया है, गोदरेज का भी एग्जांपल दिया है। अगर हम उस पर फोर्स करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे तो कुछ टाइम बाद डिस्प्लेस होगी ना। जो टाइम बाद डिस्प्लेस में कितना टाइम लगा, वो टाइम है, ये टाइम, ठीक है ना, वो ये टाइम है। अगर हम मान लो इस पे अगर इसकी हम डायमेंशन निकाले, ठीक है ना, अगर हम इसकी डायमेंशन निकाले तो डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, ml, ठीक है ना, और टाइम की क्या होती है, t। डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, ml, टाइम की क्या होती है, t। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी बच्चों, ए लिख लिया होगा ना, नोट डाउन कर लिया होगा ना, नोट डाउन, ठीक है ना। जो बच्चों जो डायमेंशन होती है वो होती है m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1, क्योंकि जो हमेशा टाइम होता है वो माइनस में आता है। सबसे ज्यादा अगर मान लो अगर हम टाइम है तो 90% जो टाइम की जो क्वांटिटी आएगी वो माइनस में आएगी। अगर जो 10% होती है जो टाइम की जो क्वांटिटी आती है वो प्लस में आती है। हमेशा ध्यान रखना, 99% जो टाइम की जो क्वांटिटी आती है वो बच्चों माइनस में आती है, माइनस में, ये हमेशा ध्यान रखो। और जो 10% होती है वो पॉजिटिव में आती है, यानी कि यहाँ फ्रंट पॉजिटिव में आती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी भी क्वांटिटी होते हैं, कुछ ऐसे भी एग्जांपल हैं जो ड्राइव क्वांटिटीज के अंडर में आते हैं। पहले तो मोमेंटम हो गया, मोमेंटम का मैंने आप लोगों को बता दिया, डायमेंशन भी बता दी मैंने मोमेंटम की आप लोगों को, ठीक है ना। अब हम बात करें, और मैंने ये भी बता दिया जो ड्राइव क्वांटिटीज होती है, जो ड्राइव क्वांटिटीज में जो वेलोसिटी की जो क्वांटिटीज होती है जीरो होती है पर, ठीक है ना। और अगर मान लो अगर मास की होती है 35% होती है, यानी कि जो केजी होती है, सॉरी केजी होती है, 35 केजी होती है जो क्वांटिटी होती है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है ना। मास की होती है 35, इसलिए हम मास को इंडिकेट करते हैं मोमेंटम के फॉर्मूले में, ठीक है ना। उसके मोमेंटम के फॉर्मूले में हम टर्म में बताते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जीरो होती है वेलोसिटी की, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बच्चों दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला तो मोमेंटम हो गया, दूसरा क्या होता है, स्पीड। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर आपने तो अभी मोमेंटम पढ़ा है, मोमेंटम तो समझ में आ गया, कैसे ऑब्जेक्ट कैसे डिस्प्लेस हुआ ये तो हमको समझ में आएगा, लेकिन सर मुझे अब स्पीड समझ में नहीं आ रही है। दूसरे एग्जांपल स्पीड ही क्यों लिया है आपने,
बच्चों स्पीड इसलिए लिया है ना मैंने, क्योंकि जो स्पीड होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस हुआ तो कुछ स्पीड से ही डिस्प्लेस हुआ होगा ना। ऐसा तो नहीं है कोई मतलब कि कोई हाथ से उठाकर वहां पे रख दिया हो, ऐसा तो नहीं है ना। कोई मतलब कि जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने ये लिया यहाँ पे ऐसा रख दिया, ये तो नहीं होगा ना। जाके मैं गया ड्राइव क्वांटिटीज के बाद, भैया मैं तुझको उठा रहा हूँ उस पर फंडामेंटल पे रख रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना, नहीं। लेकिन बच्चों देखो, जब भी कोई भी चीज है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब भी कोई भी क्वांटिटी डिस्प्लेस होती है किसी भी सेंटर पॉइंट पे या सेंटर पे जाकर एक्सप्रेस होती है, तो कुछ स्पीड से होती है, ठीक है ना, स्पीड से होती है, कुछ डिस्टेंस जाके डिस्प्लेस होती है, ठीक है ना, कुछ डिस्टेंस जाके डिस्प्लेस होती है। जितनी स्पीड से जाती है उतनी वो डिस्टेंस को कवर करती है, ठीक है ना, उतनी वो जितनी डिस्टेंस को कवर करेगी उतने ही जाएंगे डिस्प्लेस होगी। कितने टाइम में डिस्टेंस को कवर कर रही है, कितने टाइम में डिस्प्लेस हो रही है, वो डिपेंड करता है स्पीड कितनी है ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना, डिपेंड करता है स्पीड कितनी है ऑब्जेक्ट की। समझ में आया होगा ना बच्चों, स्पीड समझ में आया होगा ना। सर ने स्पीड सेकंड एग्जांपल में क्यों लिया है? स्पीड बच्चों इसलिए लिया हुआ है ना, क्योंकि बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होती है, ठीक है ना। जब उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होती है, जब वो स्पीड से जाएगा तो मान लो हमारा जो फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो सेंटर पॉइंट है कुछ दूरी तक है, मतलब कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है ना, और ड्राइव क्वांटिटीज का सेंटर पॉइंट है वो कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है ना। अगर मान लो कोई भी छोटा सेंटर पॉइंट बड़ा सेंटर पॉइंट पे जाके एक्सप्रेस होता है, तो वो कितनी, सबसे पहले क्या करेगा, वो अपनी स्पीड तय करेगा। स्पीड जितनी उसकी स्पीड होगी उतनी वो डिस्टेंस को कवर करेगा वहां तक जाने के लिए। जब वो वहां तक पहुंच जाएगा तो वो अपनी पोजीशन से जाकर डिस्प्लेस होगा, डिस्टेंस को कवर करके सेंटर पॉइंट पे एक्सप्रेस हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसलिए हम स्पीड को, इसमें हम स्पीड को ही काउंट कर रहे हैं सेकंड उसमें सेकंड जो एग्जांपल है उसमें भी हम काउंट करें स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। अब तो समझ में आया ना, अब तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो ना कि मतलब कि स्पीड सन ने क्यों लिया है, ठीक है ना। स्पीड इसलिए लिया है सन ने, जब कोई ऑब्जेक्ट होता है बड़े ऑब्जेक्ट पे जाता है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, ठीक है ना, कुछ ना कुछ स्पीड होगी। जब उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी तो जब वो कुछ ना कुछ उसकी स्पीड होगी तब उसकी कितनी स्पीड में कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहा होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे अगर उसको हमें कवर करना है तो उसको हम डिस्टेंस ही कवर करेंगे ना उसकी, और जहां से हम कवर कर रहे हैं वहां से वो डिस्प्लेस हुआ, कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है। और फंडामेंटल क्वांटिटी पे जब उसकी डिस्टेंस पूरी कवर हो जाती है तो वहां पे क्या हो जाता है, एक्सप्रेस हो जाए। इसलिए हमने सेकेंड एग्जाम्पल स्पीड लिया है। स्पीड लिया, क्या लिया बच्चों, स्पीड लिया हमने सेकेंड एग्जाम्पल। समझ में आई स्पीड क्यों लिया? सबसे पहले मोमेंटम समझ में आएगा, पक्का समझ में आ गया होगा आप लोगों को मोमेंटम, ये मैं गारंटी देता हूं। अब आप लोगों को समझना है स्पीड, ठीक है ना। स्पीड भी समझ में आ गई होगी क्यों स्पीड ले रहा है सर, ठीक है ना। स्पीड भी समझ में आ गई क्यों सर स्पीड ले रहा है। अब तीसरा है डेंसिटी। बच्चों तीसरा क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, अच्छे से आ रहा है बच्चों, डेंसिटी क्या होती है हमें अब समझना है डेंसिटी के बारे में, ठीक है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी डेंसिटी हो सकती है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बता सकते हैं आप लोग? सोचो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। ब्रेन पे अपने मतलब अपनी न्यूरॉन को एक्टिवेट करो, जल्दी एक्टिवेट करो, ठीक है ना, जल्दी एक्टिवेट करो। डेंसिटी का मैं लिख रहा हूं, ठीक है, आप लोग मेरे लिखने से पहले बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है ना। मैं ना बताऊंगा आप लोगों को डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं छुपा लिया। अब आप लोग बताओ, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं बच्चों, टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर फॉर्मूला नहीं पता है डेंसिटी का कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत बेसिक से बता रहा हूं आपको, हाई लेवल पे लेके जाऊंगा। कोई भी नहीं बता सकता इतना हाई, ठीक है ना, कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं बता सकता इतना हाई, ठीक है ना। मैं आप लोगों को पर्सनली इतना हाई तक पहुंचा दूंगा, कोई नहीं पहुंचा सकता, ठीक है ना। बच्चों डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। समझ में आया? मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी। अब तुम लोगों के ना मतलब ब्रेन में कुछ ना कुछ खुरापाती उठ रहा होगा, ठीक है ना।
क्योंकि ब्रेन हमेशा खुरापात तो होता है, सही टाइम पे तो चलता नहीं है, गलत टाइम पे चलता रहता है, ठीक है ना। अब तुम लोगों के ब्रेन में चल रहा होगा बच्चों के, ले सर ने तो स्पीड बता दी, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, चलो स्पीड तो समझ में आ गई, मोमेंटम भी समझ में आ गई। सर अबे डेंसिटी का फंडा क्या है? डेंसिटी का कुछ फंडा समझ में नहीं आ रहा है सर, ऑब्जेक्ट में क्या डेंसिटी का फंडा है? तो बच्चों डेंसिटी का फंडा ये है ना, मैं रीजन बता दूं डेंसिटी का फंडा क्या है बच्चों, ठीक है ना। बच्चों डेंसिटी का फंडा ये है ना, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, मैंने आपको मोमेंटम में क्या बताया था बच्चों, मास के टर्म में क्या निकाला था मैंने, फॉर्मूला निकाला था ना, कहां गया ये मास के टर्म में बच्चों मैंने फॉर्मूला निकाला था ना, मोमेंटम में मैंने मास के टर्म में फॉर्मूला निकाला। यहां पे क्या है, मास, यहां पे मास है ना, मास, यहां पे मास है, बचा क्या है यहां पे, वॉल्यूम। क्या बचा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम। हाँ मैंने क्या बताया था, कोई भी चीज कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट में जाने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है ना, उसकी वो स्पीड हो गई, और कितने टाइम में कर रही है कवर, वो उसकी स्पीड हो गई, ठीक है ना। और सेकंड पोजीशन से डिस्प्लेस हुई कहां पे, फर्स्ट पोजीशन में जाके एक्सप्रेस हो गई। जब वो फर्स्ट पोजीशन में जाके एक्सप्रेस होती है ना बच्चों, तो वहां का जो जितना स्पेस होता है ना, उसको हम कवर कर देते हैं एक वॉल्यूम के वर्ड्स में, बोल लेते हैं हमारा वॉल्यूम है पूरा। मान लो हमने यहां पे पूरी कवर हो गई ड्राई क्वांटिटीज, ठीक है ना, इसकी कवर हो गई पूरी, क्या हो गई बच्चों, ड्राई क्वांटिटी से क्या हो गई पूरी कवर, ठीक है ना। और जो बचा जो स्पेस होता है ना बच्चों, ये जो स्पेस है बचा, जो स्पेस है ना, ये क्या हो गया उस ड्राई क्वांटिटीज का वॉल्यूम। जब ड्राई क्वांटिटीज का वॉल्यूम हो गया, अंदर इसका जितना है वेट है यानी कि मास, बाहर स्पेस में क्या वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। समझ में आया? मान लो ये, ठीक है ना, ठीक है, मान लो मैंने ड्राई क्वांटिटीज एक्सप्रेस कर दी फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, ठीक है ना। जब फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने ड्राई क्वांटिटी एक्सप्रेस कर दी, तो उसका कुछ ना कुछ ड्राई क्वांटिटीज का वेट होगा ना। अब जैसे हम जैसे रॉड है, ठीक है ना, रॉड का कुछ ना कुछ वेट होगा ना, यहाँ पे वेट होगा ना, कभी तभी तो ये मतलब कि सपोर्ट में है ना, इसके फंडामेंटल के तभी तो सपोर्ट में गई है ना। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर बड़े ऑब्जेक्ट हम एक्सप्रेस करते हो, तो उसका कुछ ना कुछ बच्चों वेट होता है। वेट उसका इसलिए होता है क्योंकि वो वेट होता है, उस पे एक्सप्रेस करने के लिए वो सपोर्टिंग का काम करता है, ठीक है ना, सपोर्टिंग का काम करता है, इसलिए वेट यानी कि मास, ठीक है ना। तो ड्राइव क्वांटिटीज का बच्चों कुछ ना कुछ मास होता है, ठीक है ना। और जो बाहर का जो स्पेस होता है ना फंडामेंटल का, जो यहाँ पे जो बाहर का स्पेस होता है, उसको एक वर्ड्स, उसको हम एक टर्मिनोलॉजिकल वर्ड्स में बोल देते हैं, यहाँ पर हम उसको बोलते हैं एनालॉजिकल, उसको एक वर्ड्स में बोल देते हैं वॉल्यूम। बाहर का जो स्पेस होता है ना, अराउंड दिस स्पेस इन ऑल एनालॉजिकल टर्म इज कॉल्ड वॉल्यूम। ये क्या होगा इसको, वॉल्यूम। इसका क्या हो गया, मास, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। यानी कि कोई भी बड़ी छोटी क्वांटिटीज का मास होगा यहाँ पर, और जब जिस पे वो एक्सप्रेस हुई उसके जो चारों ओर जो खाली स्पेस है, ठीक है, उसके जो चारों स्पेस को हमने क्या बोल दिया, एनालॉजिकल वर्ड में क्या बोल दिया, उसको हमने वॉल्यूम, ठीक है ना, क्या बोल दिया हमने, वॉल्यूम। उसको तो क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। समझ में आया ना, तीसरा समझ में आया, पक्का समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया होगा ना। ये तीनों एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, नीट 2024 में आ सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप लोग इन लोगों को बार बार रिवाइज करिए, ठीक है, इन पे ध्यान दीजिए कितना है, मतलब कि क्या क्या है। मैंने तीनों फॉर्मूले लिखवाए, तीनों के मैंने विथ रीजन बताए हैं, कोई रीजन नहीं बताता फॉर्मूले के, मैंने विथ रीजन बताए हैं,
ठीक है ना। इसलिए आप लोग, मैं जितनी डीप में पढ़ा रहा हूं आप उतना डीप में पढ़िए, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं आप उतनी मेहनत करिए। आप लोगों के लिए 2-2 बजे तक, 4-4, 5-5 बजे तक वीडियो शूट करता हूं सिर्फ स्पेशली आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए अच्छे मेडिकल कॉलेज में, ठीक है ना। इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, जिससे सर को हर्ट ना हो, ठीक है ना। सर को मतलब कि बुरा ना लगे कि मैं तो इतने देर तक वीडियो बनाता रहता हूँ बच्चों के लिए, रात को 4-4 बजे तक, 3-3 बजे तक रात को वीडियो बना रहा हूँ, बच्चे ना लाइक कर रहे हैं ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए बच्चे देख लेते हैं पूरा वीडियो, समझ में भी आ जाता है, फिर भी लाइक सब्सक्राइब करें। इसलिए बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सर को, जिससे हर्ट ना हो, ठीक है ना बच्चों। अब हम पढ़ते हैं, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। बच्चों जैसे मैंने आपसे बोला था, दो बच्चों ये हो गया मोमेंटम का ही मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है ना। मैंने मोमेंटम का बताया, मैंने उसकी डायमेंशन भी बता दी, ठीक है ना। डायमेंशन कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। मैंने देखो बच्चों बोला था डेंसिटी का बोला था, मास का भी बता दिया, वॉल्यूम का बता दिया। ऑब्जेक्ट में मास और वॉल्यूम का क्यों आता है, डेंसिटी क्यों इसमें एग्जांपल में दी हुई है, इस डेंसिटी का फॉर्मूला क्यों इसमें इंडिकेट किया गया है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्यों इंडिकेट किया गया है, ड्राइव क्वांटिटी, मैंने तीनों के विथ रीजन बता दिए, फॉर्मूले बता दिए, सब कुछ बता दिया, स्पीड का भी बता दिया मैंने बच्चों। इसीलिए आप लोग टेंशन मत कीजिए, जो भी आपको क्वेश्चन ना आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तुरंत आपको 2 मिनट में तुरंत रिस्पांस मिल जाएगा विथ सॉल्यूशन। मैं ही आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा, अपने हाथों से बनाकर मैं ही आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप लोगों को कोई भी सॉल्यूशन में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। बहुत सारे प्लेटफॉर्म होती हैं, वो क्या करती हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म का वो का क्वेश्चन पेपर डाल देती हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म का ही सॉल्यूशन डाल देती है। लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है, एम सारथी 2024 एक्सपर्ट टीम प्लेटफॉर्म है, मतलब कि एक्सपर्ट लेजेंड टीचर है इसमें, ठीक है ना। खुद ही क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, खुद ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे बच्चों को एग्जाम पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छी रैंक हासिल करेंगे, ठीक है ना। ये हम लोगों का वादा है, ठीक है ना बच्चों। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप अच्छे से पढ़िए, फोकस करिए आप लोग, और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से रीड करिए, और आपको एक्स्ट्रा कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई मॉड्यूल्स पढ़ना है, कोई ना कोई फालतू अदर प्लेटफॉर्म का लेक्चर देखना है। आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, आप लोगों का सिलेक्शन पक्का हम लोगों का करवाना 100%, आप लोगों को अच्छे मेडिकल कॉलेज में आप लोगों को सिलेक्शन करवाएंगे, ठीक है ना। इसलिए जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन करिए और आप अपने आगे डॉक्टर लगाने का सपना पूरा कीजिए। चलो बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना। मैंने अभी जितना पढ़ा दिया है, अब मैं देखना चाहता हूं आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि नहीं है, समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट इंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी कि क्वेश्चंस देखो, एक मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं बच्चों, जब क्वेश्चन पढ़ो ना तो सबसे पहले उसकी जो मेन वैल्यू होती है उस पर फोकस करो। जब आप लोग उस पर फोकस कर लेते हो ना तो आपको ऑटोमेटिकली ना आंसर ध्यान आ जाता है उसमें। कोई लोग ये होते हैं ना, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा, उनको समझ में नहीं आता है दिया क्या है क्वेश्चन में, ये भी नहीं पता ये होता क्या है, पढ़ लिया तुमने सब कुछ, पता नहीं है कुछ भी। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोग क्वेश्चन की जो मेन वैल्यू होती है उस पर फोकस करो, चाहे वो छोटी छोटी वैल्यू क्यों हो। हमको पूरा क्वेश्चन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, हमको तो ओनली मेन वैल्यू देखनी है और इसमें पूछ क्या रहा है वो पढ़ना है बस। सीधा डायरेक्ट हमारे ब्रेन में ऑप्शन क्लिक कर जाएगा, ऑप्शन वो फटाक से सही, या कैलकुलेशन करके फटाक से सही। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट इंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मेन पॉइंट इसमें क्या है,
फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इन दोनों का मतलब समझे बच्चों, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को क्या पढ़ाया था, फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ाई थी ना हमने आप लोगों को। उसमें मैंने बेसिक क्वांटिटीज भी बताई थी। कुछ बेसिक क्वांटिटीज ऐसी होती हैं, मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं जिससे आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाए। भूल गए होंगे तो मैं तुरंत रिवाइज करा देता हूं, तो आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। बच्चों, जो बेसिक क्वांटिटीज होती है ना, जो फंडामेंटल को हम बेसिक क्वांटिटीज भी बोलते हैं, एलिमेंट्री क्वांटिटीज भी बोलते हैं। बच्चों, जो बेसिक क्वांटिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, अदर प्लेनेट पे यूज हो जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन उसमें से कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो अदर प्लेनेट पे यूज नहीं हो पाती है। बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जो अदर प्लेनेट पे यूज नहीं हो पाती हैं। पहले मैंने आपको क्या बताया था, लेंथ, टाइम और वेलोसिटी और एरिया। लेंथ, टाइम, वेलोसिटी और एरिया, ये 4 क्वांटिटीज मैंने बताई थी। लेकिन मैंने 3 आप लोगों को क्वांटिटीज बताई हैं फंड बेसिक क्वांटिटीज में, कौन कौन सी इस पे यूज नहीं होती हैं अदर प्लेनेट पे। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा क्वांटिटीज बता दी, उसमें आप लोग नोट डाउन कर लेना। मैं इस पे लिख रहा हूं कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटीज नहीं डिपेंड नहीं होती हैं अदर प्लेनेट पे। लेंथ, टाइम और लेंथ, वेलोसिटी और टाइम, ये 3 और एक चौथी बार एरिया। एरिया 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 एरिया, हाँ एरिया के मन में चला होगा लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इंटू विड्थ डिपेंड क्यों नहीं होगी, डिपेंड होनी चाहिए। लेंथ इंटू विड्थ, रीजन क्या है, मैं अभी आप लोगों को रीजन बताऊंगा, रीजन क्या है इसमें, ठीक है ना। हाँ, रीजन जब मैं रीजन बताऊंगा ना तो ध्यान से सुनना, मेन रीजन है। हाँ, किसी को पता भी नहीं होता है एरिया क्यों नहीं डिपेंड नहीं होता है अदर प्लेनेट पे, ठीक है ना। बच्चों, लेंथ तो आप लोगों को पता होगी, डिपेंड ही नहीं होती है अदर प्लेनेट पे। अगर उसकी सेम क्वांटिटीज होगी तब तो उस पर डिपेंड होगी, अगर उसके अदर क्वांटिटीज पे जाएगा तो डिपेंड नहीं होती है। बात करते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी भी नहीं होती है, टाइम भी नहीं होती है। टाइम और वेलोसिटी इसलिए नहीं होती है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने वेलोसिटी में मूव करेगा तो उसका टाइम हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, उसमें कितना टाइम लग सकता है। हाँ, लेकिन स्पीड में टाइम बता सकते हैं, कितना स्पीड में टाइम लग सकता है, क्योंकि स्पीड में हम डिस्टेंस को कवर करते हैं, वेलोसिटी में हम डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस तो होगा कितने टाइम के लिए, वो तो हम पता लगा सकते हैं, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है वो हम पता नहीं लगा सकते, स्पीड को पता लगा सकते, इसलिए वेलोसिटी और टाइम तो होगा नहीं। अब हम बात करते हैं एरिया। एरिया इक्वल टू होता है विड्थ इनटू लेंथ, ठीक है ना। लेकिन जब एरिया अदर प्लेनेट पे यूज होता है तो ओनली विड्थ को निगलेक्ट कर देता है, बचता क्या है, लेंथ। लिख रहा हूं, लेंथ का स्क्वायर, ठीक है ना। जब एरिया अदर प्लेनेट पे यूज होता है बेसिक क्वांटिटी में, जब एरिया अदर प्लेनेट पे यूज होता है तब हम उसकी विड्थ को निगलेक्ट कर देते हैं अदर प्लेनेट पे, क्योंकि हम उसकी विड्थ को मान लेते हैं 0, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ओनली लेंथ है, विड्थ है ही नहीं है, लेंथ है अकेली, ठीक ना। अगर किसी भी लेंथ के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पर उसमें विड्थ नहीं दी हुई है किसी भी प्लेनेट पे, तो वो वहां पे इंडिपेंडेंट होती है। यानी कि जब कोई अदर प्लेनेट पे हम किसी भी एरिया का फॉर्मूला ड्राइव करके उसको हम पता करेंगे कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट नहीं है या फिर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसको पता लगाने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, आप लोग पता कर लेंगे, ठीक है ना। जो एरिया होता है अदर प्लेनेट पे, बच्चे, जो एरिया होता है अदर प्लेनेट पे वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि अदर प्लेनेट पे हम उसकी वो जो विड्थ को क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। यानी कि वो इंडिपेंडेंट चीज नहीं होती है, इंडिपेंडेंट नहीं होती, इंडिपेंडेंट नहीं होती, क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट होती है। क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, क्योंकि जो उसकी हम लेंथ ही मेजर करते हैं और किसी भी लेंथ के ऊपर अगर स्क्वायर है तो समझ लो वो अदर क्वांटिटी पे डिपेंड हो रही है।
उस वो एरिया है वो अदर क्वांटिटी पे डिपेंड हो रहा है। इसके बारे में हम आपको डायमेंशन में बताएंगे, डायमेंशन में इसके बारे में आपको डीप में बताएंगे क्यों उस अदर क्वांटिटी अदर प्लेनेट पे को क्यों अदर प्लेनेट पे एरिया डिपेंड कर रहा है। लेकिन देखो एरिया डिपेंड तो कर रहा है लेकिन एरिया अदर प्लेनेट पे यूज नहीं हो रहा है। दो क्वेश्चन हमेशा याद रखना, दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलना चाहिए। सर अगर बेसिक क्वांटिटीज में अगर एरिया अदर प्लेनेट पे यूज नहीं हो रहा है, लेंथ एरिया वेलोसिटी और टाइम ये तीन चीजें चार चीजें यूज नहीं हो रहा है, लेकिन सर ये डिपेंडेंट कैसे हो सकता है, फिर डिपेंड कैसे हो सकता है। सबके मन में क्वेश्चन होगा, सबके मन में कंफ्यूज होगा, ठीक है ना। रीजन मैं बताता हूं क्यों होगा, ठीक है ना। जब भी बेटा कोई भी चाहे लेंथ हो वेलोसिटी हो टाइम हो एरिया हो दूसरे प्लेनेट पे जाकर डिपेंड मतलब कि यूज नहीं हो रहा है, ये चारों चीजें यूज नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। तो एरिया उस टाइम पे क्या हो रहा है, डिपेंड हो रहा है, ठीक है ना। डिपेंड क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर मान लो अदर प्लेनेट पे अगर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है विड्थ इनटू लेंथ, अगर हमने विड्थ को निगलेक्ट कर दिया लेंथ का स्क्वायर कर दिया तो लेंथ क्या होती है हमारी विड्थ के कंपैरिजन में आ जाती है, ठीक है ना। विड्थ को निगलेक्ट करने के बाद भी विड्थ के कंपैरिजन में आ जाती है, इसलिए एरिया अदर प्लेनेट पे डिपेंड करता है। हमेशा ध्यान रखना, स्क्वायर किया है मैंने, लेंथ का स्क्वायर किया है, लेंथ का स्क्वायर किया है मैंने यानी कि एल स्क्वायर। ये एरिया की जो डायमेंशन बनेगी ये एल स्क्वायर। ये क्या करता है, लेंथ और विड्थ दोनों पे ही डिपेंड होने लगता है एरिया। अगर किसी भी लेंथ के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है ना, तो वो एरिया क्या करता है विड्थ पे ही डिपेंड होने लगता है। लेंथ और विड्थ दोनों ही उसके अंदर आने लगती है, चाहे लेंथ विड्थ उसमें लिखी हो चाहे ना लिखी हो। हमेशा ध्यान रखना विड्थ उसमें लिखी हो चाहे ना लिखी हो, अगर लेंथ का स्क्वायर है तब भी हम विड्थ को काउंट करेंगे, ठीक है ना, तब भी हम विड्थ को काउंट करेंगे। एक क्या है, एक एक्सेप्शन है, बेसिक क्वांटिटीज का एक्सेप्शन है, हमेशा ध्यान रखना। किसी से ही पूछ लेना, किसी को पल्ला नहीं पड़ेगा, सब तुम्हारे अलावा पल्ला नहीं पड़ेगा किसी को, ठीक है ना। ये किसी से ही पूछ लेना, इतना खतरनाक एक्सेप्शन है, किसी के दिमाग से हवाई हवाई हो जाएगी, बोलेगा मुझे जानता ही नहीं, मैंने तो पहली बार पढ़ा है। लेकिन बोल लेना कि भाई मैंने तो पढ़ा है, देख लो ये पढ़ा है, गूगल पे भी सर्च कर लेना, वो भी यही बताएगा, ठीक है ना। एरिया क्या होता है, जब कोई भी एरिया के ऊपर स्क्वायर होता है तब हम जो एरिया के ऊपर जो स्क्वायर होता है तब हम क्या होते हैं विड्थ को हम कंपैरिजन कर लेते हैं लेंथ और विड्थ में, दोनों ही एरिया इंटू विड्थ इंटू लेंथ लिख लेते हैं। यहाँ पे एरिया इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है ना। लेथ हम अदर प्लेनेट पे जब कोई भी चार चीज क्वांटिटी होती हैं अदर प्लेनेट पे यूज नहीं हो रही हैं तो उसमें से एक एरिया एक ऐसा होता है जो डिपेंडेंट होता है अदर प्लेनेट पे। डिपेंडेंट क्यों होता है मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि एरिया इक्वल टू होता है लेंथ का स्क्वायर, विड्थ को इसमें निगलेक्ट कर दिया है। निगलेक्ट इसलिए कर दिया है क्योंकि एरिया लेंथ का स्क्वायर है, लेंथ का स्क्वायर इसलिए क्योंकि लेंथ का स्क्वायर इसलिए है क्योंकि लेंथ और विड्थ को हम ऐड कर लेते हैं, चाहे हम विड्थ को लिखें चाहे ना लिखें तब भी हम विड्थ को काउंट कर लेते हैं। अगर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाले तो एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर एल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये मत समझोगा एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने इसको यहाँ पे विड्थ लिखी नहीं है, विड्थ क्यों नहीं लिखी है क्योंकि अदर प्लेनेट पे निगलेक्ट कर देते हैं, मतलब अदर प्लेनेट पे हमको निगलेक्ट कर दिया गया है, ठीक है ना। विड्थ को अगर लेंथ का स्क्वायर है तो लेंथ क्या है विड्थ को काउंट करती है, लेंथ और विड्थ दोनों ही काउंट करती है, तब लेंथ के ऊपर स्क्वायर चढ़ता है, ऐसा विड्थ इनटू लेंथ। देखो बच्चों विड्थ भी एल होती है लेंथ भी एल होती है, इक्वल टू क्या हो गया एल स्क्वायर हो गया ना। सेम डायमेंशन आया, सेम डायमेंशन फॉर्मूला आया, ठीक है। काउंट हुई ना, ये नॉर्मल एरिया में काउंट हुई ना, ये भी नॉर्मल एरिया, लेकिन फर्क कितना है, लेंथ के ऊपर इसका स्क्वायर है, इसके लेंथ के ऊपर स्क्वायर है नहीं, इसलिए विड्थ को काउंट किया, इसके लेंथ के ऊपर स्क्वायर है इसलिए इसको निगलेक्ट कर दिया, लेकिन विड्थ को काउंट कर रहा है तभी एल स्क्वायर हुआ है, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया ना। हाँ अब इस चीज को बताओ, इस क्वेश्चन को बताओ, अब तुम लोग बता दोगे विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन नॉट बी एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी यूनिट ऑफ सिस्टम। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी जो सिस्टम ऑफ यूनिट में एंटर नहीं करती है, यानी कि तुम ऐसी बेसिक क्वांटिटीज बताओ। इस क्वेश्चन का मतलब ये फंडामेंटल को हम दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं, बेसिक क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं, यानी कि ऐसी बेसिक क्वांटिटीज बताओ जो अदर प्लेनेट पे जाके
मतलब यूज तो हो सकती है, लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो यूज नहीं होती हैं। मैंने कौन कौन सी 4 क्वांटिटीज बताई हैं उसको ध्यान में रखकर फिर इस ऑप्शन को करो तुम लोग, ठीक है ना। चलो करो, स्टार्ट करो। 1 मिनट दे रहा हूं तुम लोगों को, जो ना मैं पानी मानी पी लूं, ठीक है ना, मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन हो गई है। जल्दी क्वेश्चन करो, जल्दी बताओ, मतलब ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज बताओ जो यूनिट कहाँ पे है, हाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट पे इंटर नहीं करती है, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट पे इंटर नहीं करती है, ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज बताओ। या फिर अगर तुम लोगों को पता होगा फंडामेंटल का दूसरा नाम क्या है, बेसिक क्वांटिटीज। ऐसी बेसिक क्वांटिटीज बताओ जो यूज नहीं होती है अदर प्लेनेट पे। कौन कौन सी यूज नहीं होती है, मैंने आपको 4 बताई थी, उन 4 में से कंपेरिजन करो, फिर ऑप्शन को सही करो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, ले आ दो। बहुत गर्मी है। समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन है? हाँ, वेरी गुड, बी ऑप्शन। क्योंकि मैंने क्या बताया था, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, ठीक है ना। इसमें क्या है, लेंथ, मास, मास ऐड हो गया इसमें, इसमें क्या है, मास ऐड हो गया, तीनों में मास ऐड है। लेकिन इन तीन क्वांटिटी ऐसी हैं जो यूज नहीं होते हैं अदर प्लेनेट पे, लेंथ, टाइम और वेलोसिटी। एरिया होता तो एरिया भी नहीं होता, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा ना। ऐसी फंडामेंटल या ऐसी बेसिक यूनिट जो अदर प्लेनेट पे यूज नहीं होती है। इसमें यानी सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब होता है अदर प्लेनेट पे जो यूज ना हो। इसमें ओनली सिस्टम ऑफ यूनिट लिख दिया, ठीक है ना। लेकिन कंफ्यूजन मत होना, दोनों चीज एक ही हैं। चलो अब हम दूसरी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में। बच्चों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है? सप्लीमेंट्री, बच्चों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है? आप लोग जल्दी बताओ सोचकर, क्या होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज? बेटा जल्दी बताओ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है? जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। सप्लीमेंट्री, कोई टेंशन नहीं है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनिए। जो बेटा जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है वो मिलकर बनी होती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी होती है, और वो 2 जो सप्लीमेंट्री होती है वो उसकी खुद की होती है सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज यानी डेफिनेशन है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है ना। 7 होती है, 7 यानी कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं प्लस 2 सप्लीमेंट्री उसकी खुद की क्वांटिटीज होती हैं, उसी को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब जो 2 कौन कौन सी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे, कौन कौन सी होती हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ओके बेटा, हाँ बच्चों कौन कौन सी 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, सुना। पहली होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, वो होती है प्लेन एंगल। ये डबल कलर क्यों निकलना है इसमें से? प्लेन एंगल होती है पहली क्वांटिटीज, क्या होती है? प्लेन एंगल। दूसरी क्या होती है? सॉलिड एंगल। बच्चों आप लोगों को ब्रेन में ये चलना चाहिए, सर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है 7 तो फंडामेंटल की बनी होती है, 2 उसकी खुद की होती हैं। लेकिन जो 2 उसकी खुद की होती हैं ये तो बहुत अलग ही हैं, पहली तो प्लेन में जा रही है, दूसरी सॉलिड में जा रही है। ये क्या बात हुई सर, समझाइए ना, क्या क्या है इसका रीजन? तो बच्चों इसका रीजन ये है, उसकी जो 2 खुद की जो क्वांटिटीज होती हैं, जो उसकी 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, उसकी 2 खुद की जो 2 क्वांटिटीज होती हैं वो उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वांटिटीज होती हैं, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वांटिटीज होती है दोनों ही। ये आईआईटी जेई नीट में बहुत बार आ चुका हुआ। आईआईटी में सबसे ज्यादा आता है प्लेन एंगल पे, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल पे बहुत ही ज्यादा आता है क्वेश्चन आईआईटी बेस पे,
ठीक है ना। लेकिन ये जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल होती है ना, जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की दो क्वांटिटीज, पहली होती है प्लेन एंगल, दूसरी होती है सॉलिड एंगल। अब बेटा आप लोगों के ब्रेन में चल होगा सर प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है दोनों में, ठीक है ना। तो बच्चों मैं आप लोगों को डिफरेंस भी बता सकता हूँ दोनों क्या होते हैं, कौन कौन से डिफरेंस हो गए ये भी बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों डिफरेंस ये है जो प्लेन एंगल होता है, ठीक है ना, अभी मैं डिफरेंस बता रहा हूं, नोट डाउन कर लेना बच्चों। बच्चों प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में डिफरेंस बता रहा हूं, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे, आप मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लेन एंगल क्या होता है, 2D डायमेंशन होता है, ठीक है ना, यानी कि 2D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, 2D स्ट्रक्चर होता है। प्लेन एंगल आर 2D स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर है डायमेंशन, टू डी स्ट्रक्चर या प्लेन एंगल क्या है, पहला पॉइंट क्या प्लेन एंगल में, 2D स्ट्रक्चर या डायमेंशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है प्लेन एंगल में, जो इसका जो प्लेन एंगल में कौन कौन से एनालॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले प्लेन एंगल में कौन कौन से इसमें एनालॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, मैं आप लोगों को वो बताऊंगा कौन कौन से होते हैं स्ट्रक्चर। पहले तो होता है सर्कुलर, पहले होता है स्क्वायर, ठीक है, दूसरा होता है सर्कुलर, तीसरा होता है रेक्टेंगुलर, बच्चों ये होते हैं तीन स्ट्रक्चर होते हैं प्लेन एंगल में। पहला पॉइंट क्या, प्लेन एंगल का 2D डायमेंशन होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो एनालॉजिकल स्ट्रक्चर इन जो प्लेन एंगल में होते कौन कौन से होते हैं, पहला स्क्वायर होता है, दूसरा सर्कुलर होता है, तीसरा क्या होता है रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है ना। अब हमारा प्लेन एंगल खत्म हुआ, अब हम आते हैं सॉलिड एंगल में। सॉलिड एंगल क्या होता है, 3D डायमेंशन होता है। पहला पॉइंट है 3D डायमेंशन होता है या स्ट्रक्चर होता है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, इसका जो एनालॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं, एनालॉजिकल जो स्ट्रक्चर इन सॉलिड एंगल, एनालॉजिकल स्ट्रक्चर इन सॉलिड एंगल कौन कौन से होते हैं। पहला आता होता है पेंटागन, दूसरा होता है हेक्सागोन, तीसरा होता है हेप्टागोन, चौथा होता है ऑक्टागोन, पांचवा होता है नॉनगोन। बेटा ये 5 स्ट्रक्चर होते हैं सॉलिड एंगल में, और प्लेन एंगल में 3 स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। डिफरेंस भी पता चलेगा, होता है 2D होता है 3D होता है। इसमें सर्कुलर रेक्टेंगुलर स्क्वायर होता है, इसमें पेंटागन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन है, नॉनगोन होते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये पता चल गया ना। हाँ, अब हम पढ़ते हैं प्लेन एंगल के बारे में थोड़ा डिटेल में क्या होता है, ठीक है ना। प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस
इसी को क्या बोलते हैं हम, प्लेन एंगल, दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की बच्चों डेफिनेशन लिख लेना। डेफिनेशन प्लेन एंगल की होती है एंगल बिटवीन टू लाइंस, दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल्स। प्लेन एंगल होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस, इज कॉल्ड प्लेन एंगल, ठीक है ना। प्लेन एंगल की डेफिनेशन है, जैसे प्लेन, मान लो प्लेन एंगल का स्ट्रक्चर बना है, ये क्या बच्चों, प्लेन एंगल का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये जो डी थीटा है, डी थीटा क्या है, दोनों एंगल के बीच में, दोनों लाइंस के बीच में क्या है, क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल होता है डी थीटा। डी थीटा किसको बोलते हैं, जब दो लाइंस के बीच में छोटा सा एंगल होता है उसको हम लिख देते हैं वहां पे डी थीटा, ठीक है ना। जाना कंफ्यूजन मत होना, पहली हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल लाइन के बीच में जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है उसको हम बोलते हैं बच्चों डी थीटा। ओके, ये डी थीटा हो गई, उसके बीच में ये क्या हो गई, लेंथ, क्या हुई, लेंथ। ये क्या हो गई यहां पे, रेडियस, दोनों की रेडियस, ठीक है ना। हाँ बच्चों, अब हम बात करते हैं प्लेन एंगल के बारे में, ठीक है ना। प्लेन एंगल में अगर मान लो हमको उसकी यूनिट निकालनी है तो हम उसकी यूनिट कैसे निकालेंगे बच्चों, ठीक है ना। प्लेन एंगल तो हमको पता चल गया, सर ने मुझे बताया था प्लेन एंगल, एंगल बिटवीन टू लाइंस, मतलब दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं। लेकिन सर ने ये नहीं बताया इसकी यूनिट कैसे निकलती है। तो बच्चों इसकी जो यूनिट निकलती है, मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे यूनिट बता रहा हूँ कैसे यूनिट निकलती है बच्चों। जो इसकी यूनिट निकलती है ना, प्लेन एंगल की जो यूनिट निकलती है कैसे निकलती है मैं अभी आपको बताऊंगा फॉर्मूले में, ठीक है। जो यूनिट निकलती है बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है ना। सबसे पहले हम फर्स्ट टारगेट हमारा किसका है, स्मॉलेस्ट एंगल पे हम फर्स्ट टारगेट अटैक करते हैं, ठीक है। तो डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ, यानी कि ये लेंथ अपॉन रेडियस, लेंथ अपॉन रेडियस, दैट इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट लेंथ अपॉन स्मॉलेस्ट रेडियस, दैट इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट एंगल। वैसे एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, यही मैंने किया है। ये हो गए आर्क, ये हो गई रेडियस, दोनों तरफ की रेडियस इक्वल है, ठीक है ना, दोनों तरफ की रेडियस इक्वल है, और ये होती है आर्क, ठीक है ना बच्चों। थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, समझ में आया, समझ में आया, समझ में क्या बोल रहा हूं मैं। थोड़ा बच्चों लैपटॉप लैग कर गया ना, तो सिर्फ वही देख रहा था लैपटॉप लैग कैसे कर गया, ठीक है ना, चल नहीं रहा था लैपटॉप। बच्चों क्या होता है ना, डी थीटा इक्वल टू एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। ये क्या है आर्क, ये क्या है रेडियस, दोनों रेडियस क्या है इक्वल, ठीक है ना, दोनों रेडियस क्या है यहाँ पे इक्वल है, इक्वल है, ठीक है, इसलिए हमको डी आर लिख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, किसकी बात करते हैं हम, आर्क अपॉन रेडियस। अगर हमको इसकी यूनिट निकाली तो हम कैसे निकालिए, सर ने तो बताया था हमें थीटा आर्क अपॉन रेडियस होता है, लेकिन इसकी यूनिट कैसी होती है, जो आर्क अपॉन रेडियस होता है, अगर मालूम आर्क, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दें डी थीटा को, ठीक है ना,
तो डी थीटा हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस पे, ठीक है ना। रेडियस समझ में नहीं आएगा ना, दिमाग से गया हो ना, देखो भी समझाता हूं अच्छे से। देखो बच्चों, ये हमारी आर्क होगी, हमारी दोनों रेडियस हो गई, ठीक है ना। कभी तुमने सुना होगा, एक पॉइंट सुना होगा तुमने, एक पॉइंट कभी सुना होगा, जो बच्चों जो रेडियस होती है ना, रेडियस और आर्क और रेडियस थीटा का फॉर्मूला होता है, ये तो आर्क अपॉन रेडियस। लेकिन बच्चों इसमें प्लेन एंगल में क्या होता है, आर्क और रेडियस दोनों ही इक्वल होती है सेंटर पे। एक पॉइंट मैन रखना, आर्क और रेडियस आर इक्वल इन सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल का जो सेंटर होता है उस पे दोनों ही, मैं लिख रहा हूं, इक्वल होते हैं। यानी कि ds और dr आर इक्वल इन सेंटर ऑफ सर्कल। बच्चों जो आर्क और रेडियस होती है वो इक्वल होती है सर्कल के सेंटर पे। जैसे कि ये है, ये यहां का क्या है, ये क्या है, मतलब ये एंगल के फॉर्म में बनाया। अगर हम इसको हम सर्कल कर दे तो दोनों की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएंगी। मान लो सेंटर है, सेंटर यहां से ओरिजिन से दोनों एंगल क्या हो गए, दोनों लाइंस क्या हुई, एक वर्टिकल तरफ चलेगी, हॉरिजॉन्टल साइड चलेगी, ठीक है ना। दोनों तो हॉरिजॉन्टल, लेकिन इसका जो रेडियस का ये तो सेम है ना दोनों का। दोनों के बीच में जो रेडियस का है, इसका भी रेडियस ds है तो इसका भी रेडियस ds है, ठीक है। और दोनों की मतलब दोनों का आर्क क्या है, सेम है। और दोनों की यहाँ पे रेडियस क्या है, वो भी सेम है ना। ये यहाँ पे दोनों का आर्क भी सेम है, दोनों की रेडियस सेम है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की भी रेडियस सेम है, वर्टिकल कंपोनेंट की भी रेडियस सेम है। इसलिए हमको इससे ये पता चलता है बच्चों, एक पॉइंट मेन पॉइंट है, नोट में लिख लेना, आर्क और रेडियस आर इक्वल इन सर्कल। क्या है, सर्कल। आर्क और रेडियस होता है, इक्वल होता है किसके, सर्कल के इक्वल होता है। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, ये मेन चीज होती है, कोई नहीं बताता है, ठीक है ना, प्लेन एंगल में, ठीक है ना। अगर आर्क और रेडियस अगर इक्वल होती है तो इसकी यूनिट क्या हो जाए, आर इक्वल टू हो जाती है 1 रेडियन। ये हो जाती है, जिसकी ऐसा एंगल जिसके आर्क और रेडियस दोनों ही इक्वल हो सेंटर पे, तो उसका जो यूनिट क्या हो जाती है, 1 रेडियन। किसमें, प्लेन एंगल में। प्लेन एंगल में ऐसा एंगल जिसके दोनों पॉइंट पे आर्क और रेडियस, यानी कि आर्क और रेडियस इक्वल हो सेंटर पे, तो उसकी जो यूनिट क्या हो जाती है, 1 रेडियन। समझ में आएगा, अच्छे से पॉइंट समझ में आएगा। अब हम पढ़ते हैं बच्चों, रेडियन तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं बच्चों सॉलिड एंगल के बारे में, ठीक है ना। सॉलिड एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल तो पढ़ लिया, अच्छे से समझ में आओगे ना प्लेन एंगल क्या होता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं बच्चों सॉलिड एंगल के बारे में, ठीक है ना। सॉलिड एंगल क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, इसको नोट डाउन कर लेना जल्दी, ठीक है ना। हम बच्चों बताएंगे सॉलिड एंगल के बारे में। सॉरी थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ा, ठीक है, थोड़ा वेट करने के लिए माफी चाहता हूं बच्चों। अब हम पढ़ रहे हैं सॉलिड एंगल के बारे में, ठीक है ना। सॉलिड एंगल सॉलिड एंगल के बारे में, प्लेन एंगल हमको पता चल गया क्या होता है, ठीक है ना। आप लोगों को पता चल गया ना, हाँ रिवीजन करते रहिए। हाँ नीट 2024 में हमको फोड़ना है, 180 में से 180 लेके आना है। जिसने मतलब कि ज्वाइन ना किया हो वो जल्दी से ज्वाइन करवाइए, आप लोग दूसरों को भी ज्वाइन करिए, जिससे वो भी अच्छे मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो सके, ठीक है ना। फालतू कोचिंगों पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, फालतू पे प्लेटफॉर्म पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, इसलिए बोल रहा हूँ ज्वाइन करिए, अपना आगे डॉक्टर लगाने का सपना पूरा कीजिए, ठीक है ना, अच्छे मेडिकल कॉलेज में। अब हम बात करते हैं बच्चों सॉलिड एंगल के बारे में। सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, ये आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। प्लेन एंगल की यूनिट तो पता चल गई कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। हाँ अब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल के बारे में, ठीक है ना।
बच्चों जो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल तो सबसे पहले मैंने तुम क्या बताया था, 3D डायमेंशन होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसके जो एनालॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनगन होते हैं। ठीक है ना, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है ना, और अब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल के बारे में। सॉलिड एंगल ये होता है बच्चों, देखो क्या होता है इसका जो ये हो गया इसका डी थीटा, यानी कि डी थीटा यानी कि स्मॉलेस्ट एंगल होता है डी थीटा। ठीक है ना, ये हो गया एरिया उसका, यानी कि आर्क, स्मॉलेस्ट आर्क हो गया उसका। ठीक है ना, ये स्मॉलेस्ट आर्क हो गया, तीनों इसकी रेडियस हो गई, ये ऊपर की रेडियस हो गई, ये नीचे की रेडियस हो गई, यानी कि ये वर्टिकल लाइन की रेडियस हो गई, सेंटर से जो लाइन निकली हुई है उसकी रेडियस हो गई। ठीक है ना उसकी हो गई। और ये जो दोनों है ना बच्चों, ये दोनों, जब ये दोनों की लाइन के बीच में जो एक सर्कल मिलता है ना, दोनों लाइन के बीच सर्कल, उसका जो आर्क होता है वो होता है स्मॉलेस्ट आर्क। हमेशा ध्यान रखना, सॉलिड एंगल में जब दो लाइन के बीच में जब एक सर्कल बनता है तो उसके बीच में जो आर्क होता है बहुत छोटा आर्क होता है, बहुत छोटा आर्क होता है। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना ये बात को। ठीक है ना बच्चों, अब मैं बात और जो उसके बीच में, दोनों के बीच में जो एंगल होता है बहुत छोटा एंगल हो, जिसको हम बोलते हैं डी थीटा बोलते हैं हम उसको। ठीक है ना, अब हम निकालते हैं इसकी यूनिट, निकालते हैं इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे हम। ठीक है ना, हमको क्या क्या पता है, हमको रेडियस पता चल गई, हमको आर्क पता चल गया, अब हमको निकालना क्या है, डी थीटा। क्या निकालना है बच्चों, डी थीटा। डी थीटा इक्वल टू होता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इसलिए होता है मतलब कि सेंटर की रेडियस प्लस वर्टिकल की रेडियस। अगर सेंटर की रेडियस आर इंटू आर करेंगे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। समझ में आई, सेंटर की रेडियस लेंगे और वर्टिकल की रेडियस लेंगे, दोनों की रेडियस को अगर हम इंटू कर देंगे आर स्क्वायर, इसलिए आर स्क्वायर लिखा है। यानी कि टोटल सरफेस एरिया अपॉन टोटल लेंथ, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया अपॉन टोटल लेंथ। ये क्या हो गया, पूरा आर्क, यानी ये एरिया हो गया, ये पूरी टोटल एरिया होगा, इतने का पूरा एरिया होगा। मैंने क्या बोला था, दो पॉइंट के बीच में जो सर्कल बनता है उसका पूरा टोटल एरिया हो जाता है। ठीक है ना, और दोनों पॉइंट के बीच में जो लेंथ होती है आर और आर, दोनों को इंटू करके आर स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये 3D डायमेंशन होता है। ठीक है ना, 3D डायमेंशन में होता है, इंटू 2D में नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखना। आर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब बच्चों, अब सर ने तो लिख दिया डी थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना, अब तो सर मुझे तो पता ही नहीं है आर स्क्वायर कैसे आ गया, डी थीटा इक्वल टू एरिया कहां पे चला गया। ठीक है ना, ये अब तो मतलब कि सर तो मुझे तो पता ही नहीं है एरिया कहां पे चला गया है। तो बच्चों एरिया मैं बता रहा हूं, एरिया कहां पे गया है। ठीक है, और यहाँ पर रेडियस क्यों आई है बच्चों, मैंने तुम्हें प्लेन एंगल में बताया था बच्चों कि उसकी लेंथ और प्लस एरिया, लेंथ और प्लस रेडियस, सॉरी लेंथ और प्लस रेडियस सेंटर, सर्कल के सेंटर पे क्या होती है, इक्वल।